खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों साहित्यकार, लेखक, पेंटर, कलाकार कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। गांव में 24 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्पर्श हिमालयन महोत्सव में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम 25, 26 और 27 को आयोजित किए जाएंगे। 25 को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह सैनी और सीएम पुष्कर सिंह धामी व डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे। 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य लोग शामिल होंगे। 27 अक्टूबर को समापन के दिन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजय टम्टा आदि कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये लेखक हिमालय का ये जो लेखक गांव है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये देश का संभवतः पहला लेखक गांव है। इस लेखक गांव में जहाँ वरिष्ठतम साहित्यकारों का आगमन होगा, उनका सम्मान होगा, वहीं नवोदित लेखकों की यहाँ पर कार्यशालाएं होंगी और एक श्रृंखला तैयार होगी नए लेखकों की। जो वरिष्ठतम लेखक है, ये लेखक कुटीर बन रही हैं। यदि ऐसा लगेगा कभी कि किसी श्रेष्ठतम लेखक को ऐसे महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में कोई नहीं है, तो वो ये लेखक उसके जीवन का एक हिस्सा बनेगा और नवोदित लोगों को वो संरक्षण भी देंगे और यहाँ पर एक लेखकों की एक अच्छी पौध खड़ी होगी। जो अतिथि लेखक हैं वो ये जो सामने है अतिथि लेखक का, वो बुक कर सकेंगे और एक सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, जब भी उनको अपनी किताबों को कोई कहानी पूरा करना चाहता है, कोई उपन्यास पूरा करना चाहता है, कोई नया कुछ लिखना चाहता है, अपनी कृतियों को पूर्ण करने के लिए उनका बहुत अच्छा अवसर है, तो ये वो भी कर सकेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इधर पुस्तकालय बन रहा है, उधर ऑडिटोरियम है, इधर हिमालय की संजीवनी भोजनालय है, उधर संजीवनी पार्क है, इधर नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, इधर हिमालय म्यूजियम भविष्य में बनेगा और उधर ऑडिटोरियम बन रहा है। आज स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 25 से 27 अक्टूबर तक एक सम्मेलन किया जाएगा और इस सम्मेलन में पूरे देश भर से 2000 से अधिक रोग विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस सम्मेलन में 200 से अधिक शैक्षिक स्तर कार्यशालाएं और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नवीनीकरण, शोध और नवाचार आधारों पर भी चर्चा की जाएगी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मिशन रोगियों और आम जनता के लिए एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करके दृष्टि की रक्षा करना और जीवन को सशक्त बनाना, नेत्र चिकित्सा शिक्षा का नेतृत्व करना और नेत्र विज्ञान के पेशों को आगे बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, मेरे हिसाब से देहरादून के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है ये कि देहरादून में हो रही है। देहरादून में सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी कंपटीशन था और ये कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे हम देहरादून की टीम को कि यहाँ पे देहरादून को हमने ये अलॉट करी। ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ये 2.5 दिन की होगी, फ्राइडे, सैटरडे और आधा संडे। इसमें हमारे 2000 के करीब डेलीगेट्स या डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कि वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया से यहाँ पर आएंगे और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में जो विशेष चीज़ हम दिखाएंगे वो है लाइव सर्जरी। कभी भी इतनी लाइव सर्जरी किसी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई गई जितनी कि इस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाएंगी, जो कि 38 लाइव सर्जरीज हैं जो 2 इंस्टीट्यूशन से हम लाइव रिले करेंगे। इसमें ना कि हम कॉमन सर्जरीज रिले करेंगे जैसे कि कैटरैक्ट, ग्लूकोमा यानी कि काला और सफ़ेद मोतिया, बट स्पेशलाइज सर्जरीज भी करेंगे जैसे कि नखूना या जैसे कि टोसेस जो पलक गिर जाती है उसकी सर्जरी और भी विभिन्न प्रकार की सर्जरी जो अक्सर नहीं दिखाई जाती हैं।
हमारा फोकस यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे है जो कि 40 साल के नीचे हैं। हमारा फोकस उनकी टीचिंग ट्रेनिंग पर है, उनके केस प्रेजेंटेशन पर है, उनको बेसिकली मार्गदर्शन दिखाने पे है। जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। सारा कुछ जो हमारा केंद्रित है, चाहे हम यंग डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं या आपस में हम रिफ्रेश कोर्सेज कर रहे हैं, वो सारा कुछ केंद्रित है पेशेंट केयर पे, बिकॉज पेशेंट केयर ही हमारे लिए अल्टीमेट है। तो पेशेंट केयर को देखते ही जो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है साइंटिफिक, वो इसी तरह बनाया, बड़ा प्रैक्टिकल बनाया है कि जो पेशेंट आएगा उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोज करना है। और यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जैसा कि मैंने कहा वो सीखेंगे यहाँ पे आपस में। जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं तो नेटवर्किंग भी होगी कि बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे एम्स कैसे जाया जाए या LV प्रसाद कैसे जाया जाए या सेंटर फॉर साइट है या शंकर नेत्रालय, अरविंद आई हॉस्पिटल, सभी जगह से हमारे पास यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं सभी जगह के डॉक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो या वो तेलंगाना हो या महाराष्ट्र है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, हर स्टेट के यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हर स्टेट का यहाँ पे डॉक्टर है। जनपद देहरादून के सालाकोई राजावाला स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल का 24वां एनुअल फंक्शन 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें द इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक रविंद्र कुमार सिन्हा मौजूद रहे। द इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को बहुत सराहा गया। वहीं कई अन्य कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं स्कूल के एनुअल कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों और उनके पेरेंट्स को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि स्कूल के बच्चों ने पंजाबी गाने पर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम में देवी देवताओं, कृष्ण लीला आदि के कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। यहाँ की प्रसन्नता है कि आज हम 24वां एनुअल डे मना रहे हैं। 24वां स्कूल यहाँ जब शुरू किया था तो उससे नहीं था, बिल्कुल खंडर की दूसरी जगह में काम शुरू किया। आज इसका वातावरण, आज इसका सारा ट्रेंड देख सकते हैं। अच्छे बच्चों को प्रोड्यूस किया हमने, काफ़ी आगे जा रहे हैं और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि स्कूल और आगे बढ़ेगा, बढ़िया करेगा। ये पूर्णतः नो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ये तो खैर घाटे में चल रहा है, लेकिन जिसकी का कोई फायदा भी होगा तो स्कूल के विकास को लगेगा। नए स्कूल खोलने में, नए संस्थान खोलने में, और मैं यहाँ के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सबसे सहयोग कराता हूँ। मीडिया को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपके सहयोग से मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़े, इसलिए आगे बढ़े। तहसील प्रशासन हल्द्वानी में सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपया दबाकर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने करोड़ों के बकायेदारों की सूची जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालय में चस्पा कर दी है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली के सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूली कर ली है। फिलहाल ऐसे 22 बड़े बकायेदार हैं जो विभिन्न विभागों की रकम दबाए बैठे हैं, जिनसे तहसील प्रशासन सख्ती से वसूली कर रहा है। तहसीलदार ने कहा कि तहसील प्रशासन अपने वसूली के लक्ष्य प्राप्त से आगे है और जल्द ही शहर के सभी बकायेदारों से वसूली की जाएगी। इसके अलावा बकाया न देने वाले लोगों की संपत्ति को भी कुर्क की जाएगा। पिछले माह के अंत तक हमारे यहाँ पर 10 करोड़ 52 लाख की डिमांड थी लगभग, जिसके सापेक्ष हमने 6 करोड़ 15 लाख रुपये अभी तक वसूल कर लिया है। इसके अलावा इस महीने हमें लगभग 2 करोड़ रुपये की नई डिमांड प्राप्त हुई है, उसमें भी हमने वसूली कर ली है।
तो हमारा प्रतिशत पिछले माह लगभग 58% रहा, जो कि मांग के सापेक्ष 59% के सापेक्ष ठीक ठाक रहा। इसके अलावा जो बड़े बकायेदार हैं, हम उनकी जमीन कुर्क कर रहे हैं और उनको नीलामी पर लगा रहे हैं। कितने ऐसे बड़े बकायेदार हैं जो लंबे समय से पैसा नहीं दे रहे? लगभग ऐसे 22 बकायेदारों को हमने चिन्हित किया है, जो काफ़ी लंबे समय से जिन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया। इनकी सूची की चर्चा कर दीजिए। हाँ, इनकी सूची हमने SDM कोर्ट तहसील जगह जगह पर इनको चर्चा करा। जहां कांग्रेस पार्टी सरकार को निकाय चुनाव न करने को लेकर लगातार हमला करती नजर आ रही है, वहीं भाजपा सरकार निकाय चुनाव कराने से डरती है, क्योंकि पिछले 5 साल से भाजपा मेयर ने शहर में कुछ काम नहीं किया, जिसको लेकर लोग भाजपा के मेयर से और सरकार से नाराज हैं। जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सरकार 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है और पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में रहती है और पूरे तरीके से चाहे निकाय चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती है और चुनाव लड़ती है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। धामी सरकार की कैबिनेट के द्वारा मलिन वस्तुओं को राहत देने वाला अध्यादेश लाने के बाद मलिन वस्तुओं के लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर मंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश की सत्ताधीन भाजपा सरकार हमेशा गरीबों के साथ है और हितों को लेकर कार्य कर रही है। सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदें। दिवाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल प्रोडक्ट ही यूज करें, तो हम लोगों के बच्चों ने भी बनाए, ये तो अपने प्रदेश के बच्चे, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उन्होंने जो बनाया है, सब लोग इन्हीं को यूज करें। इसीलिए हम यहाँ से एक गिफ्ट हम ले जा रहे हैं। थैंक यू। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली उत्सव हेतु बनाए गए सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर CS रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली के अवसर पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया है। इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, उत्तराखंड में लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं। राज्य का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां उपनल कर्मचारी न हो। स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, राज्य के सिंचाई से लेकर के, पिटकुल से लेकर के सारे विभागों में उपनल कर्मचारी हैं और बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं जो केवल उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहे हैं। उपनल कर्मचारियों में से 22,000 कर्मचारियों में से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष का सेवा काल जिनका हो गया है उत्तराखंड में अपनी सेवा योगदान देने का। उनके नियमितीकरण की बात चल रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस ने एक प्रयास किया था कि इनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके लिए एक पॉलिसी बन रही थी। तब तक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, सरकार में मुख्यमंत्री बदल गए। जब दोबारा मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं करने दिया और दल बदल करवा करके सरकार को गिराने का काम कर दिया। उसके बाद जो स्थितियां हुई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद एक जनहित याचिका में 2019 में एक फैसला हुआ जिसमें उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश सरकार को दिया गया। सरकार उसके खिलाफ SLP में चली गई, सुप्रीम कोर्ट। 6 साल बाद अब उस पर SLP पर जब निर्णय आया और SLP सरकार की खारिज हो गई, यानी कि उच्च न्यायालय नैनीताल का जो आदेश था उसको सरकार को मानना चाहिए था। अब सरकार उस रिव्यू पिटीशन में जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जो खारिज करने का आदेश है उसके खिलाफ। हमारा कहना है कि जब 2021 में उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल करी, सबसे लंबी हड़ताल उनकी, और वो हड़ताल अपने अंजाम तक पहुंची उससे पहले ही
भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर हड़ताल के जो अनशन स्थल था वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके उसमें गणेश जोशी भी थे और पहुंच करके कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि भाई मुख्यमंत्री से हम आपकी बात करा रहे हैं, जो आपकी मांग है नियमित करने की, समान काम समान वेतन की और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम आपको न्याय दिलवाएंगे और उनकी हड़ताल समाप्त करवा दी। आज मैं पूछना चाह रहा हूं वो मिनिस्टर कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो उस समय कर्मचारियों को गुमराह करने गए थे, आश्वासन देने गए थे, उनकी हड़ताल खुलवा दी। आज जब सरकार पे पैरवी करने की जरूरत है, गणेश जोशी जी को पैरवी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि अप्रैल 2021 में चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदिवजी खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। कृषि और उद्यान विभाग की ओर से जहां गांव में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है, वहीं काश्तकारों को कंपोज वितरण के साथ ही क्षेत्र के 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। योजना का उद्देश्य जनपद में मशरूम उत्पादन बढ़ाना है और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने कहा है कि गैरसैंण क्षेत्र में काश्तकारों की ओर से फसलों को वन्य जीवन द्वारा नुकसान पहुंचाने की शिकायत को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। देखिए, गैरसैंण ब्लॉक को क्योंकि वहाँ पे खेती में काफ़ी जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान किया जाता है फसलों का, तो ये निर्णय लिया गया था कि उनको मशरूम की ट्रेनिंग करवाते हुए जिला योजना के माध्यम से 8 ऐसे हट तैयार किए जाएंगे जिनमें वो मशरूम की खेती कर सकेंगे। और अभी हमारे 28 काश्तकार हरिद्वार गए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए और ये सभी महिलाएं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। तो गैरसैंण के 3 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे हम ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और भविष्य में इसको मशरूम रूट के रूप में गैरसैंण से कर्नप्रयाग तक विकसित करने की योजना है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा ये एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे जिले के अन्य काश्तकार भी प्रेरित होंगे और यहीं पे उनको एक ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये स्वरोजगार के दिशा में एक अहम कदम। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा मानसून सीजन में बारिश से सरकारी विभागों को हुए नुकसान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और समन्वय समिति के साथ बैठकर जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नैनीताल ने निरीक्षण के दौरान बताया कि बरसात के मौसम में गौला नदी के तेज बहाव में खेल विभाग, PWD, सिंचाई, NHAI अन्य विभागों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए समन्वय समिति गठित की गई थी। इस बार जो आपदा आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गौला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें PWD की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ NHAI का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिजास्टर मिटिगेशन के काम है वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर फाइनल निर्णय लेकर शासन को प्रेषित किया जाना है। उसी के लिए आज मैंने यहाँ पर विजिट किया है और अभी हम अधिकारियों के साथ इसमें एक मीटिंग भी करेंगे और जो भी रिकमेंडेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट ने दी हैं अपने अपने प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए, उसमें एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग के एसेट को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये समन्वय बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी फाइनल रिपोर्ट इसमें बनेगी सभी की सलाह से उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क्स का धनराशि वगैरह है वो निर्गत करेंगे। लक्सर में उपजिलाधिकारी लक्सर व ARTO ने एक साथ मिलकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ARTO ने 8 ई-रिक्शा सीज किए और 15 ई-रिक्शा चालकों के मौके पर ही चालान काटे। उपजिलाधिकारी और ARTO की संयुक्त कार्रवाई से लक्सर के वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। चेकिंग अभियान में 8 ई-रिक्शा सीज की गई है जबकि 15 ई-रिक्शा चालकों के मौके पर ही चालान काटे गए हैं।
निर्देश के अनुसार हम जमीन पे करें और साथ में जो अनियंत्रित रिक्शा संचालन हो रहा है, जिनकी बिजनेस में है, बिना विदाउट एसएससी कोई चल रहा है, लीगल डेवलपमेंट चल रहा है, जो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस बार ये सभी वाहनों को आज हमारी हो गई है और 12-15 पुलिस और परिवहन के साथ एक ज्वाइंट जो गठन करें और जो विकास हमारे जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, बिना आरसी के हैं, बिना इंश्योरेंस के हैं, जो भी दस्तावेज होने चाहिए, अगर उसके बिना अगर जल्द है तो उनकी कार्रवाई करना है। इसके तहत ये अभियान ज्वाइंट अभियान चलाएगा, इसमें 15 ज़्यादा हुए हैं। दीपावली पर्व पर जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाते हुए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन के इस अभियान के तहत मुख्य बाजार में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आतिशबाजी जब्त करने की कार्रवाई की है। एसडीएम राहुल शाह की अगुवाई में पुलिस प्रशासन की टीम ने रानीखेत रोड, पेट पड़ाव व मुख्य बाजार में मिलावट खैरों व अवैध तरीके से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया, कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान भी बंद कर फरार हो गए। इस अवसर पर एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि चलाए गए अभियान के तहत 2 स्थानों पर मावे व अन्य के सैंपल लिए गए हैं। यदि यह सैंपल खाद्य विभाग के विपरीत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाजार में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाबा शिकायत है कि कई लोगों द्वारा भीड़ भाड़ स्थलों में पटाखे बेचे जा रहे हैं जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। पटाखों के लिए जगहें चिन्हित की गई हैं जहाँ पे पटाखे बेचे जाएंगे। इसके अलावा जो विक्रेता उनके निर्धारित भंडार स्थल है वहीं से वो अपनी पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पे बेच रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। दो जगह मैंने पटाखे अवैध रूप से बेचने पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस की में भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अवैध रूप से बिकने वाले पटाखों को जब्त किया गया। इसके अलावा रानीखेत रोड में अभी नगर पालिका द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया, जिसमें कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। लेकिन फिर भी संज्ञान में आ रहा है कि ठेलों वालों के द्वारा या अन्य प्रकार के व्यवसाय द्वारा उस जगह को घेरा जा रहा है, जिससे पार्किंग की अव्यवस्था पैदा हो रही है। ऐसे अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को भी हटाया गया है। इसके खिलाफ भी जो गंदगी कर रहे हैं गंदगी चालान किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक बेचने वालों को प्लास्टिक बेचने का चालान भी किया है। इसके अलावा रामनगर अंतर्गत 2 ऐसे थोक विक्रेता जो मिठाई का व्यापार करते हैं उनकी भी बेचने की गई, उनके सैंपल लिए गए हैं। प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री और मेडिकल स्टोरों पर हो रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कियान केयर के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। जांच के दौरान सभी मेडिकल स्टोरों पर व्यवस्थाएं सही पाई गई, फार्मासिस्ट मौजूद मिले और सीसीटीवी कैमरे भी दुरुस्त पाए गए। हालांकि कुछ स्टोर मालिक छापेमारी की सूचना मिलने पर अपने स्टोर बंद कर फरार हो गए, जिन पर आगे औचक निरीक्षण किया जाएगा। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि छापेमारी के दौरान स्टोरों में रखे दवाइयों के स्टॉक और उनके रजिस्टर की जांच की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि स्टोरों में कोई भी प्रतिबंधित दवाई उपलब्ध न हो और सभी रिकॉर्ड सही हों। थाना क्षेत्र से मेरे पास कुछ शिकायत आई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पर सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनके आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे मेडिकल जो अभी भाग गए हैं तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर कोई भी अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी और पुलिस हमेशा जो है अलर्ट रहती है इस चीज़ के लिए। अगर उन्हें कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो मैं जरूर इस पर कार्रवाई करूँगी। कितने मेडिकल चेक किए मैडम आप? अभी फिलहाल हमारे द्वारा 7-8 मेडिकल चेक किए गए हैं, जिनमें टोटली हमें फार्मेसी कुछ नियमितता पाई गई। थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी तो वो दुरुस्त कराने को बोला। अच्छा, बिल वगैरह जैसे कि? हाँ, बिल वगैरह फिलहाल तो सभी लोगों ने मुझे बिल दिखाया है, बिल पक्के बिल दिखाए हैं, पर उन्हें आगाह भी किया गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से जो है दवाएं नहीं खरीदेंगे और जिससे भी दवाएं खरीदेंगे बिल पे खरीदेंगे, क्योंकि देहात क्षेत्र में कहीं पर भी जो स्पूरियस दवाइयाँ हैं उनका जो है यूज हो सकता है। ऐसे लोगों से अवॉइड करने के लिए उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि बिल पक्के। और चलिए, तो खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।